हेलो फ्रेंड्स, हम लोग 7th क्लास की ज्योग्राफी SCERT बुक से पढ़ रहे थे। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग थर्ड चैप्टर शुरू कर रहे हैं। आंतरिक बल एवं उससे बनने वाली भू आकृतियाँ। शंभू शाम में पढ़ाई कर रहा था। उसने स्वयं को हिलते पाया। अचानक मोबाइल की घंटी उसकी तंद्रा टूट गई। फ़ोन उसके मित्र का था। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने स्पीकर ऑन कर हेलो कहा। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, पटना में भूकंप आया है। सारे लोग अपने घर से बाहर निकल गए। तुम लोग कैसे हो? उसके मित्र ने कहा, टीवी पर भी खबर आ रही है। शंभू ने उठकर टीवी खोला। उसमें खबर आ रही थी, बिहार के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। वे घर से बाहर निकले। शंभू की माँ, बहन, बाकी सभी बाहर निकले। बाहर भी कई लोग निकलकर चर्चा कर रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले भूकंप का झटका आया और उन्हें महसूस हुआ जैसे वे नाव पर सवार हो। इन दोनों को बहुत आश्चर्य हुआ। भूपर्पटी में विभिन्न आकार की छोटी एवं बड़ी किंतु कठोर संरचनाएं होती है, जिन्हें प्लेट कहते हैं। ये प्लेटें गतिशील रहती है, जिनसे द्वीपों, महाद्वीपों, महासागरों का निर्माण होता है। अगले दिन अखबार में भूकंप से जुड़ी खबरों की भरमार थी। बिहार में भी जितना मुँह उतनी बातें। कुछ लोग घर छोड़कर बाहर ठहर गए थे। उन्हें इस बात का संदेह था कि आज फिर भूकंप आने वाला है। लोग रात में डर से सो भी नहीं पाए थे। प्रशासन ने भूवैज्ञानिकों को बुलवाया। उन्होंने कई जगहों पर कुछ उपकरण लगाए। रात में उन्होंने चर्चा का आयोजन किया। उन्होंने लोगों को बताया, भूकंप का पूर्वानुमान संभव नहीं है, अतः भूकंप आने के आशंका एवं अफवाह से दूर रहे। कुछ पत्रकारों ने पूछा, महाशय, आखिर भूकंप क्यों आते हैं? भूवैज्ञानिक महोदय ने बताया, देखिए, हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह प्लेटों में विभाजित है, जो हमेशा गतिमान रहती है। उस गति के कारण कुछ प्लेटें एक दूसरे के पास आती है तो कुछ दूर जाती है, तो कुछ साथ साथ रहती है, जिसके कारण आपस में टकराहट होती है और कंपन शुरू होता है। उसी कंपन को भूकंप कहते हैं। उसके प्रभाव से कई भूभाग धंस जाते हैं तो कई ऊपर उभर आते हैं। यह घटनाएं आदि मानव बसाव वाले क्षेत्र में होती है तो अत्यंत विनाशकारी होती है। ये घटना यदि मानव बसाव वाले क्षेत्र में होती है तो अत्यंत विनाशकारी होती है। यहाँ प्लेटों के बारे में दिखाया गया है। प्लेट सीमा, अधिकेंद्र, भूकंप तरंगें सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती है। नीचे उद्गम केंद्र दिखाया गया है। भूवैज्ञानिक ने आगे बताया कि कुछ ऐसे यंत्र हैं जिनसे हम भूकंप की तीव्रता एवं उसकी उत्पत्ति का स्थान पता कर सकते हैं। जनवरी 1834 में दरभंगा, बिहार में सितंबर 1983 में महाराष्ट्र के लातूर में, जनवरी 2001 में कच्छ के भुज, गुजरात में भूकंप के भयंकर झटके महसूस हुए, जिनसे जानमाल की व्यापक क्षति हुई। तो याद रखिएगा, जनवरी 1834 में दरभंगा, बिहार में, सितंबर 1993 में महाराष्ट्र के लातूर में, जनवरी 2001 में, यहाँ पर भी जनवरी 18 नहीं लिखा हुआ है, 1934 है, शायद 1934 या 1834, पता नहीं। जनवरी 1834 में दरभंगा, बिहार में, सितंबर 1993 में महाराष्ट्र के लातूर में,
जनवरी 2001 में कच्छ एवं भुज में भूकंप के भयंकर झटके आए थे। पत्रकार ने पूछा, महोदय, क्या हम इससे होने वाले नुकसान को नहीं रोक सकते हैं? क्या आप जानते हैं 11 मई 2011 को जापान के उत्तर पूर्वी तट पर भयंकर भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। तो 11 मार्च लिखा हुआ, 11 मार्च 2011 को जापान में, 11 मार्च 2011 को। ठीक है, अब नीचे देखते हैं। यहाँ पर ये भूकंप की तीव्रता वाला जगह दिखाया गया है। जो फर्स्ट नंबर है अत्यधिक जोखिम वाला क्षेत्र, यानी ब्लैक कलर से जो बनाया गया है, देखिए कहाँ पर ये ब्लैक कलर का बनाया गया है, तो यह बहुत ज़्यादा अधिक जोखिम वाला क्षेत्र है। उसके बाद अधिक जोखिम वाले क्षेत्र सेकंड नंबर का जो है वह क्षेत्र देख लीजिए, थर्ड नंबर का क्षेत्र, उसके बाद फोर्थ नंबर का क्षेत्र। ठीक है, तो भूकंप कितना झटके का आता है उससे बताया गया है। तो यह आप मैप में देख सकते हैं। नीचे देखते हैं हम लोग। भूवैज्ञानिक ने कहा, अब आप इसमें बिहार को देख सकते हैं कि बिहार जो है वह किस में आता है। बिहार जो है अधिक जोखिम वाले क्षेत्र से ये जो है 4th ग्रेड में आता है। ठीक है, 4 नंबर में आता है। बिहार जो है 4 नंबर में आता है अधिक जोखिम वाले क्षेत्र में। अत्यधिक में 5वां होगा, 5वां जो है अत्यधिक में है, और 4 ग्रेड वाला में बिहार आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नीचे देखते हैं। भूवैज्ञानिक ने कहा, नहीं, हम भूकंप को रोक तो नहीं सकते, लेकिन इसके प्रति जागरूकता पैदा कर इससे होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। पत्रकारों ने पूछा, क्या भूकंप का प्रभाव सभी जगह एक तरह का होता है? भूवैज्ञानिक ने बताया, नहीं, ऐसा नहीं है। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ यह कंपन शुरू होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। मतलब जहाँ से यह शुरू होता है ज़मीन के अंदर, ठीक है, ज़मीन के अंदर जहाँ पर शुरू होता है उसको उद्गम केंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र से जहाँ के भू सतह पर उससे निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। यानी उद्गम केंद्र, मतलब उद्गम केंद्र किसको कहेंगे? ज़मीन के नीचे जहाँ पर यह कंपन शुरू हो रहा है उसको उद्गम केंद्र कहेंगे। लेकिन वह उद्गम केंद्र से सीधे जो सबसे पहले जहाँ पर, यानी अगर हम 90 डिग्री की बात करें सीध में, अधिकेंद्र कहा जाता है। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंग के रूप में चलती है, जिसकी तीव्रता दूरी बढ़ने के साथ कम होती जाती है। यानी जैसे जैसे एरिया से दूर हटते जाएगा वह उद्गम केंद्र से या अधिकेंद्र से, ठीक है, दूर होते जाएगा, वैसे वैसे कम होते जाएगा उसका प्रभाव। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक कंपन होता है एवं वहाँ सर्वाधिक क्षति होती है। यानी कि अधिकेंद्र जहाँ पर रहता है उसके आसपास का क्षेत्र में ज़्यादा क्षति होता है। पत्रकारों ने पूछा, भूकंप आने पर हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें घबराना नहीं चाहिए। मजबूत मेज, पलंग या चौकी के नीचे छुप जाना चाहिए। आग वाले सामान, चिमनी, कमज़ोर छत या कमज़ोर दीवार से दूर हट जाना चाहिए, क्योंकि वह सब गिरेगा। आइए, खुली जगह या मैदान में जाना चाहिए। बिजली के खंभों, वृक्षों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह उखड़कर आप पर गिर सकते हैं। भूकंप से बचाव के लिए भवन निर्माण में भूकंप रोधी तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स तैयार रखना आदि होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बिहार में भूकंप क्षेत्र की बात करते हैं। ठीक है, भूकंप क्षेत्र 3 के अंतर्गत जो है बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा, अरवल, गया, यह सब क्षेत्र जो है यह भूकंप क्षेत्र 3 में आता है। भूकंप क्षेत्र 4 में कौन सा आता है? पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, नालंदा, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर, लखीसराय, जमुई, बांका एवं खगड़िया। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कीजिएगा कि कौन कौन क्षेत्र में भूकंप क्षेत्र 5 किस में आता है? सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, अररिया, मधेपुरा, किशनगंज एवं दरभंगा। यह भूकंप क्षेत्र 5 में है। तो यह सब एरिया है। चलिए अब हम लोग पृथ्वी के बल के बारे में देखते हैं। आंतरिक बल, बाह्य बल। आंतरिक बल में देखिए दीर्घकालीन भूसंरचना और अल्पकालीन भूसंरचना के बारे में, भूसंचलन के बारे में दिया हुआ है। दीर्घकालीन भूसंचलन, अल्पकालीन भूसंचलन। दीर्घकालीन में है महाद्वीपीय निर्माणकारी बल और पर्वत निर्माणकारी बल। ठीक है,
दीर्घकालीन भूसंरचना में महाद्वीप भी जो बनता है, महाद्वीपीय निर्माणकारी बल और पर्वत निर्माणकारी बल। उसके बाद अल्पकालीन भूसंचलन जो होता है उसमें ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन आता है। ठीक है। बाह्य बल में अनाच्छादित यानी ऋतु क्षय, अपरदन यह सब होता है। बाह्य बल यानी कि ऊपर से जो बल आएगा, ठीक है, पृथ्वी के ऊपर। और आंतरिक बल जो है पृथ्वी के नीचे। आंतरिक बल के दो भाग हैं, दीर्घकालीन भूसंचलन और दीर्घकालीन यानी कि बहुत समय तक यह चलते रहता है, धीरे 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 धीरे। तो इससे महाद्वीप का निर्माण होता है या क्या होता है, पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है। महाद्वीपीय निर्माणकारी बल यानी महाद्वीप को ही पूरा का पूरा इधर से उधर खिसका देगा, ऐसा कुछ। और दीर्घकालीन भूसंचलन में दूसरा कौन सा, पर्वत निर्माणकारी बल यानी हिमालय जैसे पर्वत बना है उस तरीके का। अल्पकालीन में ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन यह सब अल्पकालीन हुआ। बाह्य बल में अनाच्छादन यानी कि ऋतु क्षय, अपरदन यह सब जो है बाह्य बल है। अगले दिन अखबार में ये सारी बातें पढ़कर लोगों के मन का भय कुछ कम हुआ, परंतु शंभू के दिमाग में अभी कई प्रश्न उभर रहे थे और क्या क्या होता होगा। उसने अपने भूगोल शिक्षक से यह बात पूछी। शिक्षक ने बताया, हमारी पृथ्वी प्लेटों में विभक्त है। पृथ्वी के अंदर ताप एवं दाब के कारण पदार्थ चट्टानें पिघली अवस्था में होती है, जिसे मैग्मा कहते हैं। यह सदैव गतिशील रहता है। जहाँ कहीं भी पृथ्वी की परत कमज़ोर होती है वहाँ से यह धरातल के ऊपर धुएं, भाप, राख, आग, गर्म तरल के रूप में बाहर निकल जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, दोनों तरफ से देखिए बल है और बल लगाया जा रहा है और नीचे जो है भ्रंश घाटी तना, मतलब कि भ्रंश रेखा है, भ्रंश घाटी बन रहा है। ठीक है। तो दोनों तरफ से बल लगाया जा रहा है और नीचे जो है तनाव के कारण यह दब जा रहा है। ठीक है। तो यह भ्रंश घाटी इसी को कहते हैं। मतलब बल के कारण जो है ये साइड में खिसकते जा रहा है और नीचे का जो ज़मीन है वह अंदर धंसते जा रहा है। चलिए देखते हैं आगे। पर्वत। शिक्षक महोदय ने बताया कि आपने अपने आसपास कई पर्वत देखे होंगे। पर्वत उस श्रेणी या उच्च भाग को कहते हैं जिसकी ऊंचाई कम से कम 900 मीटर हो और जिसका शिखर क्षेत्र संकुचित हो। ये पर्वत भी कई प्रकार के होते हैं, वलित पर्वत, भ्रंशोत पर्वत, संचयन पर्वत, अवशिष्ट पर्वत। तो वलित पर्वत जो होता है वो मोड़दार पर्वत को कहते हैं, यानी कि देखिए वलित पर्वत के बारे में दिया हुआ है। तो पहले तो यह याद रखिए कि 900 मीटर के ऊपर 900 मीटर की ऊंचाई हो कम से कम और शिखर जो संकुचित हो, यानी कि शिखर जो नुकीला हो, तब उसको पर्वत कहेंगे। 900 मीटर से ऊपर होना चाहिए। ठीक है। कम से कम 900 मीटर होना चाहिए। अब वलित पर्वत के बारे में देखते हैं। दो विपरीत दिशाओं से जब एक ही केंद्र पर बल लगाते हैं तो उसे संपीड़न बल कहा जाता है। इसे पर्वत निर्माणकारी बल भी कहते हैं, जिससे वलित या मोड़दार पर्वत बनते हैं, जैसे हिमालय या रॉकी। यानी दो तरफ से कोई चीज़ को हम ढकेल रहे हैं, तो मान लीजिए कि कोई मिट्टी है, उसको दोनों तरफ से ढकेल रहे हैं तो बीच में एक मोड़ टाइप का बनते जाएगा, उसी को कहते हैं मोड़दार पर्वत। या आटा गूंदते टाइम आप देखते होंगे कि मान लीजिए कि दो तरफ से आप ढकेल रहे हैं तो 3-4 मोड़ बन जाएगा, तो उसको कहते हैं मोड़दार पर्वत। जैसे हिमालय जो है उसी तरीके से बना है। ठीक है। उसके बाद आता है भ्रंशोत पर्वत। जब भूतल के किसी क्षेत्र में समानांतर भ्रंश के बाद बीच का भाग ऊपर उठा रह जाता है तो उसे भ्रंशोत या ब्लॉक पर्वत कहते हैं। जैसे यूरोप के ब्लॉक फॉरेस्ट पर्वत या भारत का सतपुड़ा पर्वत। तो क्या होता है, बीच का जो भूतल है वह नीचे की तरफ दबना शुरू हो जाता है। ठीक है। जब भूतल के किसी क्षेत्र में समानांतर भ्रंश के बाद बीच का भाग ऊपर उठा रह जाता है तो उसे भ्रंशोत या ब्लॉक पर्वत कहते हैं। तो बीच का भाग जो वह दब जाएगा और साइड वाला ऊपर उठा हुआ रह जाएगा। ठीक है। मतलब कि दोनों तरफ से ज़मीन जो है नीचे धंस गया और बीच का भाग जो है उठा हुआ रह गया, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे भ्रंशोत या ब्लॉक पर्वत। ठीक है। अब यहाँ पर आता है संचयन पर्वत। ज्वालामुखी, यह देखिए मोड़दार पर्वत जो है ये दोनों तरफ से ढकेला जा रहा है और बीच में मोड़ बन गया है। ठीक है। तो इसको कहेंगे मोड़दार पर्वत। अब आता है संचयन पर्वत। ज्वालामुखी द्वारा निकले लावा या अन्य पदार्थों के ठंडा होने पर जम जाते हैं, तब ये
पर्वत का रूप लेते हैं इसे संचयन पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है, जैसे जापान का फ्यूजियामा, अफ्रीका का किलिमंजारो। तो जैसे मान लीजिए कि क्या हो रहा है, किसी जगह पर लावा निकल रहा है, ठीक है, ज्वालामुखी फटा लावा निकल रहा है, तो लावा फिर ठंडा होकर जमेगा, तो एक पहाड़ का रूप ले लेगा, ठीक है, इसी को कहते हैं संचयन पर्वत। तो अभी इसमें क्या है, चाहे वो कोई भी पर्वत हम लोग पढ़ रहे हो तो समझने के लिए, लेकिन वोलित पर्वत में कौन कौन सा आता है, हिमालय और रॉकी। भ्रंशोत पर्वत में यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत और भारत का सतपुड़ा पर्वत, यह याद रखिएगा। उसका संचयन पर्वत में जापान का फ्यूजियामा, अफ्रीका के किलिमंजारो, यह याद रखना ज़्यादा जरूरी है। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल देके आपसे पूछा जा सकता है कि किस तरह का पर्वत है। अपशिष्ट पर्वत देखते हैं। अपर्दन की शक्तियों द्वारा पर्वत के भाग कटते छटते रहते हैं, ठीक है, ये अपर्दित भूभाग अवशिष्ट पर्वत कहलाते हैं। जैसे अरावली का पर्वत, पारसनाथ की पहाड़ी, यानी अवशिष्ट पर्वत उसको कहते हैं। जैसे पर्वत बन गया है और उसको बहुत पुराना है तो उसमें काट छाँट होते रहता है, अपर्दन होते रहता है, तो उसको बाद में जो बचा हुआ रहता है उसको अरावली पर्वत मतलब कि अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। जैसे कि अपना अरावली पर्वत या पारसनाथ की पहाड़ी जो है उसी तरह का अवशिष्ट पर्वत है। अब आ जाते हैं, ये देखिए संचयन पर्वत का दिया हुआ है, नीचे से ज्वालामुखी निकल रहा है और वह जम गया है ऊपर जाके। अब हम लोग पठार के बारे में देखते हैं। शंभू ने पूछा, क्या ऊंचे नज़र आने वाले स्थान पर्वत है? शिक्षक ने कहा, नहीं, धरातल में वैसी आकृति भी है जो समुद्र तल या सीमावर्ती धरातल से एकदम से ऊंचा प्रतीत होता है। यह प्रायः खड़ी ढाल वाला होता है। इसकी ऊपरी सतह काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में फैली होती है, इसे पठार कहते हैं। कभी कभी पठार के ऊपर छोटी छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती है। इसके भी कई प्रकार हैं। तो पठार किसको कहते हैं? मान लीजिए चौरस सतह वाला कोई भी चीज़, जैसे मेज टाइप का कोई भी चीज़ अगर आपको दिख रहा है तो उसको कहते हैं पठार, ठीक है। उसके ऊपर भी कई तरह का क्या पाया जाता है? पर्वत पाया जाता है। अब यहाँ पर उसके प्रकार देख लीजिए। महाद्वीपीय पठार, सिल्ड पठार, वायुड निक्षेप पठार, हिम नदिया निक्षेप पठार, उसके बाद लावा निर्मित पठार, अंतर पर्वतीय पठार, गिरिपाद पठार। तो ये जितने भी तरह के पठार हैं उसको याद रखिएगा। महाद्वीपीय सिल्ड पठार, वायुड निक्षेप पठार, मतलब वायु के निक्षेपण से जो पठार बना है। उसके बाद हिम नदीय निक्षेपण पठार, उसके बाद लावा निर्मित पठार, लावा के द्वारा बनाया गया। अंतर पर्वतीय पठार, दो पर्वतों के बीच में एक पठार है, ठीक है, तो अंतर पर्वतीय कहेंगे। गिरिपाद पठार, यानी गिरिपाद पठार किसको कहेंगे? मान लीजिए पहले पर्वत है, पर्वत के नीचे एक पठार है, मतलब पर्वत के जब आप पर्वत से नीचे उतरेंगे तो वहाँ पर पठार मिलेगा। तो महाद्वीपीय पठार या सिल्ड पठार हो गया। वायुड निक्षेप, यानी कि वायु से उड़ा उड़ा के मिट्टी लाया गया और वहाँ पर जमा कर दिया गया, तो वायुड निक्षेप पठार। हिम नदीय निक्षेप पठार, यानी हिम के गिरने उड़ने के कारण वहाँ पर एक चौरस सतह बन गया और उसके कारण निक्षेप पठार है। उसके बाद लावा निर्मित पठार, यानी लावा द्वारा निर्मित किया गया है। अंतर पर्वतीय, यानी दो पर्वतों के बीच में एक पठार है। गिरिपाद पठार, यानी कि पहाड़ के नीचे एक पठार है, ठीक है, पहाड़ से नीचे जब उतरेंगे तो वहाँ पर पठार मिलेगा। छोटा नागपुर का पठार एक प्रसिद्ध पठार है, तो याद रखिएगा छोटा नागपुर का पठार। उसके बाद आते हैं मैदान। शिक्षक ने शंभू से पूछा, अच्छा बताओ, क्या तुम्हें कोई ऐसा क्षेत्र नज़र आता है जहाँ आमतौर पर सामान्य ढाल या प्रायः समतल भूमि हो? शंभू ने सोचते हुए जवाब दिया, महाशय, है अपना बिहार, ठीक है, तो बिहार जो है वह एक मैदानी इलाका है। शिक्षक ने हंसते हुए कहा, यह गंगा का मैदान है। सामान्य ढाल एवं समतल भूमि वाले क्षेत्र मैदान कहलाते हैं। ये समुद्र तल से ऊंचे या नीचे भी हो सकते हैं, या प्रायः एक ही प्रकार की मिट्टी से बने होते हैं, जिनमें थोड़ा बहुत स्थानीय अंतर होता है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते समुद्र तल बढ़ रही है, जिस कारण कुछ मैदान समुद्र तल से नीचे भी हो सकते हैं। शंभू ने कहा, तब तो पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। शिक्षक ने कहा, बिल्कुल ठीक, और उन्होंने मुस्कुराते हुए शंभू की पीठ थपथपाई। तो यहाँ थोड़ा बहुत क्रियाकलाप और चर्चा कीजिए, बॉक्स में दिया हुआ है। जापान में सर्वाधिक भूकंप आते हैं, फिर भी वहाँ जान माल की अपेक्षाकृत कम क्षति होती है, ठीक है। तो इसके बारे में चर्चा करने के लिए कहा है कि जापान में बहुत ज़्यादा सर्वाधिक भूकंप आता है, फिर भी वहाँ जान माल की अपेक्षाकृत कम क्षति होती है। तो यह चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो भी हम लोग पढ़े वो देख लेते हैं।
तो इसमें कुछ भी खास नहीं था, 1-2। चलिए नीचे देखते हैं। तो उद्गम क्षेत्र आप देख लिए, अधिकेंद्र देख लीजिए, अधिकेंद्र पृथ्वी के ऊपर रहता है, उद्गम क्षेत्र नीचे रहता है, और प्लेट सीमा भूकंपीय तरंगों की सभी दिशा। यह फोटो आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद जनवरी 1934 में दरभंगा बिहार में आया था भूकंप। उसके बाद सितंबर 1983 में महाराष्ट्र के लातूर में, जनवरी 2001 में कच्छ के एवं भुज में भूकंप आया था, ठीक है। उसके बाद 11 मार्च 2011 में जापान के उत्तर पूर्वी तट में भूकंप आया था, उसको भी याद रखिएगा। और ठीक है, इसमें और कुछ खास तो नहीं है। चलिए, तो ये जो बिहार में भूकंप क्षेत्र दिखाया गया 3, 4, 5, यानी भूकंप क्षेत्र बिहार जो है 3, 4, 5 तीनों में आता है, ठीक है। तो बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा, गया, यह सब जो एरिया है यह भूकंप क्षेत्र 3 में आते हैं। और पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, नालंदा, बेगूसराय, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर, लखीसराय, यानी कि उत्तर वाला जो एरिया है जितना भी, उसको वह भूकंप क्षेत्र 4 में आता है। 5 में कौन कौन सा आता है? सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, अररिया, मधेपुरा, किशनगंज, दरभंगा। यह जो है आप लगभग मान सकते हैं कि उत्तर पूर्व का जो एरिया है भूकंप क्षेत्र 5 में आता है, और उत्तर का जो एरिया, उत्तर पूर्व का एरिया आ जाएगा भूकंप 5 में, ठीक है। भूकंप क्षेत्र 5 में आ जाएगा उत्तर पूर्व का। और उत्तर पश्चिम का जो एरिया है भूकंप क्षेत्र 4 में आ जाएगा, जबकि दक्षिण का जो क्षेत्र है बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, ये सब एरिया जो है दक्षिण का क्षेत्र वह 3 में आ जाएगा, ठीक है। पृथ्वी के बल के बारे में देखे थे, आंतरिक बल, बाह्य बल। आंतरिक में दीर्घकालीन भूसंचालन और अल्पकालीन भूसंचालन था। दीर्घकालीन भूसंचालन में महाद्वीपीय निर्माणकारी बल, पर्वतीय निर्माणकारी बल, मतलब पर्वत निर्माणकारी बल, और अल्पकालीन भूसंचालन में ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन। बाह्य बल अनाच्छादन, ऋतु क्षय और अपरदन, ठीक है। उसके बाद हम लोग पर्वत के बारे में देखे तो पर्वत जो होता है कम से कम 900 मीटर का होना चाहिए और जिसका शिखर संकुचित हो, ठीक है। उसके बाद वलित पर्वत में कौन कौन सा आ जाएगा? हिमालय और रॉकी पर्वत। भ्रंशोत पर्वत में कौन सा आएगा? यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट और भारत का सतपुड़ा। उसके बाद संचयन पर्वत में जापान का फ्यूजियामा, अफ्रीका का किलिमंजारो। अवशिष्ट पर्वत में अरावली का पर्वत और पारसनाथ की पहाड़ी आएगा। पठार हम लोग जान गए, ठीक है। पठार में भी बहुत तरह का पठार होता है, महाद्वीपीय पठार, सिल्ड पठार, वायुड निक्षेप पठार, हिम नदीय निक्षेप पठार, लावा निर्मित पठार, अंतर पर्वतीय पठार, गिरिपाद पठार, ठीक है। उसका छोटा नागपुर का पठार के बारे में देखे थे। और ये हम लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थोड़ा सा इसमें जो MCQ क्वेश्चन है, छोटा नागपुर क्या है? एक पठार है। भू सतह पर भूकंप के केंद्र के ऊपर स्थित स्थान क्या कहलाती है? अधिकेंद्र कहलाती है। उसके बाद चलिए, भूकंप नीचे दिया हुआ भारत को कितने भूकंप की तीव्रता क्षेत्रों में बांटा गया? तो यह 4 है, ठीक है। सतपुड़ा पर्वत के उदाहरण, सतपुड़ा पर्वत जो है वह ब्लॉक पर्वत है, याद रखिएगा, सतपुड़ा पर्वत ब्लॉक पर्वत है। चलिए, तो यह चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। थैंक यू।